जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था ना, वो था आपका RH इनकॉम्पेबिलिटी। ये आप लोगों को कल अच्छे से बताया गया था। इसमें थोड़ा सा एनिमेशन है, आप लोग यहाँ पर देखोगे तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा इस वीडियो को भी देखिएगा और उसके बाद जो कल पढ़ा था उसको आपको माइंड में लाना है। आप लोगों को याद होगा कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर अगर मदर RH नेगेटिव होती है, मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, और जो फीटस डेवलप कर रहा है अगर वो RH पॉजिटिव होता है तो क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो वहां पर आप लोगों ने जो देखा था वो दो चाइल्ड के कंडीशन देखा था। फर्स्ट चाइल्ड में कोई ज्यादा सफर नहीं होता, सिर्फ अनेमिया और जॉन्डिस के चांसेस होते हैं। और जो सेकेंड चाइल्ड होगा, क्योंकि मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुका होता है, तो जब वहां पर देखेंगे तो नॉर्मली क्या होगा कि आपका जो फीटस है उसका प्रीमेच्योर डेथ कॉज कर रहा था। रीजन सिर्फ इतना था कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव के रीजन के कारण था। तो उसी को यहाँ पर दिया गया है। RH इनकॉम्पेबिलिटी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शॉर्ट फॉर्म जो दिया गया है वो HDN दिया गया है। इसका मतलब होता है हेमोलिटिक डिजीज इन न्यू बॉर्न। मतलब है कि जब हेमोलिटिक डिजीज की बात करते हैं तो आपका जो RBC होता है बेटा, वो आपके रप्चर्स हो जाते हैं या ब्रेक हो जाता है, तो उसी को हेमोलिटिक डिजीज इन न्यू बॉर्न बोला गया है। तो इस पूरे प्रोसीजर को देखिएगा, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वही चीज इस वीडियो में आपको दिखाई गई है। और जहाँ पे डाउट होगा कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा फिर तो वीडियो एंड होने के बाद हम लोग वहां पर देखेंगे। कुछ टर्म्स आप लोगों ने नहीं सुना होगा, उसमें फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर RH इनकॉम्पेबिलिटी बहुत लेंथी प्रोसेस है, बट आपको जितने सिलेबस में है उतना पे आप लोग फोकस कीजिएगा। इसको स्टार्ट करते हैं, इसको आप लोग एक एक करके देखिए। एक सेकेंड रुक जाएगा, वो वीडियो आने दीजिए, एनिमेशन कहाँ गया।
इसको देखिए बेटा, बस पिक्चर्स को देखते रहिए बेटा, थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, बारिश भी हो रही है, इसको देखते चलिए बस।
इसको देखते रहिएगा बेटा। यहाँ पर आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो है आपका जो बोला गया HDN है, हेमोलिटिक डिजीज इन न्यू बॉर्न। और इसी में जो आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो आंसर्स मिलेंगे आपको इरेथ्रोब्लास्टोसिस का भी। और मॉडर्न टाइम में जैसे आपको बोला गया था रोगम जो है वो कैसे प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर डेथ, वो आंसर्स मिलेगा, फोकस कीजिए आप। देखिए यहाँ पर देखोगे आप लोग तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में आ चुका है। कल का कंडीशन याद कीजिए बेटा, हम लोगों ने भी बोला था RH नेगेटिव मदर है और फीटस जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखिएगा आपको क्लियर है, मदर को RH नेगेटिव बताया गया है, फीटस जो होगा वो आपका RH पॉजिटिव होगा, तब जाकर ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसको कंटिन्यू यहाँ से कीजिए। देखिए RH पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर आप लोग देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो बताया गया फर्स्ट प्रेगनेंसी, आपने जो पढ़ा था RH इनकॉम्पेबिलिटी में वो दो प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट में क्या चीज है, तो जब आपका प्लेसेंटा कट करते हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन होता है जिसे अनेमिया और जॉन्डिस था, उसका आंसर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिखेगा। लेकिन सेकेंड में क्या है कि वो प्री मैच्योर डेथ कॉज करता है, तो वो चीज जब देखोगे तो यहाँ से आपका वो आंसर मिलेगा जिसको आप लोग बोल रहे थे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है वो सेकेंड चाइल्ड का प्री मैच्योर डेथ है, वो चीज अब यहाँ से स्टार्ट होगा।
यहाँ तक जो आपको आंसर मिला कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का आपको आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट जब देखोगे बेटा तो जो आंसर मिलेगा आपको वो आंसर होगा आपका कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए बेटा, इस वीडियो में आप लोगों ने जो देखा है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट वो लेकर आए, जिसमें आप लोगों की अगर बात की जाए तो जो कल आप लोगों ने पढ़ा था वो सेम चीज पढ़ा था। इसमें आपका था आर एच इनकॉम्पेबिलिटी, ये चीज आपको क्लियर याद होगा कि आर एच इनकॉम्पेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें आपको बताया गया कि अगर मदर आर एच नेगेटिव होती है, अगर उसी में फीटस जो होता है वो आर एच पॉजिटिव है, तो नॉर्मली क्या है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ फीटस जो डेवलप कर रहे हैं बर्थ के बाद जॉन्डिस या अनेमिया हो सकता है।
लेकिन जब सेकेंड चाइल्ड होगा, जिस कंडीशन में एंटी आरएच मदर बॉडी में होगा, जो आपका आईजीजी टाइप का है, तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा। जब प्लेसेंटा से वो क्रॉस हो सकता है बैरियर को, जो आपका फीटल और मैटरनल प्लेसेंटा का पार्ट है, जो बैरियर है उसको क्रॉस करेगा, तो सिंपल जो वहां पर क्या चीज करेगा कि आपका डिस्ट्रक्शन करेगा ब्लड सेल का, वो भी आरबीसी। जब डिस्ट्रक्शन होगा तो जिस कारण से क्या चीज है कि फीटस का प्री मैच्योर डेथ हो सकता है, उसी को हम लोगों ने जो यहाँ पर बताया था कि वो क्या प्रोसेस है। तो इसमें जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पर बताया गया था इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है वो प्री मैच्योर डेथ होता है। रीजन है कि मदर आरएच नेगेटिव है और फीटस आरएच पॉजिटिव है। इसके लिए जो दिया जाएगा बेटा वो एंटी रोगम दिया जाएगा, GAM है। तो ये जो है वो कॉमर्शियल नेम है जिसका यूज हो रहा है, एंटी डी बोलते हैं, लेकिन ये जो होगा वो आपको आरएच के लिए ये चीज यूज करोगे जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो। ये टोटल जो वीडियो था, और ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के इनकॉम्पेटिबिलिटी देख रहे हैं, तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। किसी को लगता है तो एक बार यहाँ पर भी देख लो, किसी को प्रॉब्लम लगता है तो एक बार डाउट आप लोग पूछ लीजिए। फिर जो है जो आगे बढ़ेंगे वो हमारा जो होगा वो ब्लड क्लॉटिंग है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो चीज हमें पढ़ना है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, जो आपने वीडियो में देखा थोड़ा सा फोकस करो। कुछ टर्म्स को आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है, जब आगे की स्टडी करोगे तो वहां पर होगा, तो उस चीज को फोकस नहीं करना है। जो हमें जरूरत है उस चीज को फोकस कीजिए। ओके चलिए। अब अगर डाउट नहीं है बेटा तो यहाँ पर जो है आप लोग जब देखोगे तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो कैसे होता है। इसमें आपको जो सिंपल देखना है कि जब कभी भी अगर फिंगर वगैरह वो आईजीएम टाइप का है बेटा देव, वो जो है वो आईजीएम टाइप का है, वो क्रॉस नहीं करता। आप लोगों ने कल भी देखा था कि अगर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, जो आईजीजी टाइप का होता है वो क्रॉस कर सकता है, लेकिन आईजीएम टाइप का होता है वो क्रॉस नहीं करता है। वो बिल्कुल सही है वीडियो में। अब यहाँ पर जब देखोगे तो आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब आप लोग एक चीज सिंपल देखोगे बेटा, तो आप लोग का जो टॉपिक है पहले वो डाल देते हैं। कभी भी जब कभी भी अगर आपको इंजरी होती है, मान लो कि ब्लेड लग गया फिंगर टिप पे, आप जब देखोगे तो सिंपल कुछ टाइम बाद वहां पे आपको क्लॉट दिखेगा। क्लॉट जो होता है और ब्लीडिंग जो होती है वो बंद हो जाता है। इसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये जो है जब हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो नॉर्मली क्या करेंगे कि फिंगर जो यहाँ पर दिख रहे हो टिप होगा, यहाँ पर वो निडल जो होता है उससे पिंच करोगे। अगर उसमें जो पिंच करोगे तो नॉर्मली क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। बहुत ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना होता है। अब कुछ टाइम बाद क्या चीज होगा कि वहां पर जब आप देखोगे तो ब्लड क्लॉट बन जाता है, मतलब कि जमा हो जाता है। तो वहां से क्या चीज है कि आपका जो है वो ब्लीडिंग जो होता है वो बंद हो जाता है। तो उसको हम लोग ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। वो सभी का जो है वो अलग अलग हो सकता है। बहुत जो होता है वो 1 से 2 मिनट का वो होता है कि जिसमें आपका ब्लड क्लॉट कर जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट आप लोग हायर स्टडीज में बिल्कुल करोगे। अब यहाँ पर जो सिंपल आप लोग टॉपिक डालोगे वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और हमारा जो ब्लड है वो कैसे जो है वो क्लॉट कर जाता है, वो चीज आपको आंसर जो है वो यहां से मिलेगा। 10th में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जो हमारा प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, ब्लड जो है वो क्लॉट का काम करता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में प्लेटलेट्स हेल्प करता है। जब हम लोगों ने ब्लड पढ़ा तो यही बात प्लेटलेट्स में हम लोगों ने बताया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो फैक्टर्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। और टोटल जो फैक्टर आप लोग देखोगे कि कितने होते हैं बेटा, तो टोटल जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होगा वो आपको 13 होता है। तो टोटल जब नंबर लिखेंगे यहाँ पर कि ब्लड क्लॉटिंग के कितने होते हैं, तो टोटल जो फैक्टर्स होगा वो आपको 13 होता है। ठीक है।
और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही चीज जो है वो आपको आगे यूज होगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो आपका जो होगा कि टोटल 13 ब्लड क्लॉट फैक्टर्स है, उसको आपको याद रखना है। एक पॉइंट जो है यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन ऑन ब्लड कोगुलेशन, ये जो टोटल है वो आपको दिया गया 13। तो यहाँ पर सिंपल जब लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग है, तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन ब्लड कोगुलेशन, इन्होंने जो दिया वो आपको 13 जो है वो आपको जो ब्लड कोगुलेशन है वो आपको दे दिया। अब ये जो देखोगे तो ईयर जो था वो आपको सिंपल जो है वो 1954। ये आपको 13 ब्लड क्लॉट फैक्टर आपको पढ़ना है। इसमें आपको एक एक जो है बेटा वो सभी को आप लोग रोमन नंबर में लिखोगे, हिंदी वाला नहीं लिखेंगे, 1 2 3 नहीं लिखेंगे। रोमन नंबर आप लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ से आप लोग रोमन नंबर में लिखोगे। तो फर्स्ट जो होता है वो है आपका फिब्रिनोजेन। ठीक है, फर्स्ट आप लोग यहाँ पर देखोगे, फर्स्ट जो होगा वो होगा फिब्रिनोजेन। इसकी जो सिंथेसिस होगी वो जो होगा आपको लीवर में होगा। तो सिंपल आप लोग लिख लोगे यहाँ पर सिंथेसिस इन लीवर, ये आपका फर्स्ट फैक्टर है, सिंथेसिस इन लीवर। नेक्स्ट जो देखोगे आपका जो सेकंड है वो भी आपको रोमन में ही लिखना है, कोई भी अलग नहीं यूज करोगे। रोमन लिखने का स्पेसिफिक रीजन है, आगे आपको दिखेगा। नेक्स्ट जो होगा फिब्रिनोजेन जो होता है, इसके बारे में अगर लिखना चाहो तो ये जो होता है वो सॉल्युबल होता है, ये आप लोग सिंपल मेंशन कर सकते हो। सेकेंड जो लिखोगे तो वो जो होता है बेटा वो है प्रोथ्रोम्बिन, और सारे सीक्वेंस में ही लिखना है, कभी भी आप लोग सीक्वेंस अलग नहीं करोगे। तो सेकेंड जो होगा वो होगा आपको प्रोथ्रोम्बिन, ये भी जो सिंथेसिस होगा वो आपका लीवर में होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो सिंथेसिस इन लीवर, सिंथेसिस इन लीवर। थर्ड जब देखेंगे, थर्ड जो है हमारा ब्लड क्लॉट फैक्टर्स में वो जब लेंगे तो होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा इसका काम क्या चीज है, तो ये जो करेगा बेटा एंजाइम रिलीज फ्रॉम डैमेज प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स हमारे डैमेज होंगे वहां से ये एंजाइम आपका रिलीज होगा। तो यहाँ पर जब लिखिएगा तो होगा एंजाइम रिलीज फ्रॉम, एंजाइम रिलीज फ्रॉम डैमेज्ड, रिलीज फ्रॉम डैमेज प्लेटलेट्स। ये आपको जो भी प्लेटलेट्स डैमेज होगा वहां से ये एंजाइम रिलीज होता है। नेक्स्ट जब फैक्टर देखेंगे, फैक्टर आपका होगा फोर्थ। तो फैक्टर फोर्थ जो है वो है आपको कैल्शियम आयन। और एक चीज है बेटा कि यहाँ पर कैल्शियम आयन का जो है वो यूज ब्लड कोगुलेशन में होता है। और ये क्या चीज करेगा, तो ये जो आपका थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको एक्टिवेशन का काम करता है। तो कैल्शियम आयन जब सिंपल लिखेंगे तो होगा एक्टिवेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये आपका जो होगा वो आपको होगा, ये आपका होगा फोर्थ। जब आप लोग नेक्स्ट देखोगे कि फिफ्थ जो है वो कौन सा फैक्टर है, तो फिफ्थ तो देखिएगा तो वो है आपका लेवाइलल फैक्टर और प्रोएसिलिन। तो यहाँ पर लेवाइलल फैक्टर भी लिख सकते हो, बुक्स में दोनों नाम से लिखा होगा, कोई भी नाम आप लोग लीजिएगा, बात एक ही है। ये आपका फिफ्थ होगा। इसका जब देखोगे तो ये भी जो आपका सिंथेसिस होता है वो आपको लीवर में होता है। और जो जो पॉइंट्स इसके बताए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस इन लीवर। और इसको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, इसके बिना आपका जो है वो काम जो है वो नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट जब देखोगे तो आपका सिक्स्थ है, सिक्स्थ को जो बोलेंगे एसिलेरिन।
ये जो होगा वो होगा हाइपोथेटिकल फैक्टर। इस फैक्टर को बेटा काउंट नहीं करते। ये चीज याद रखना कि अगर कोई पूछा जाए कौन सा फैक्टर काउंट नहीं होता है, तो वो आपका 6 है जो काउंट नहीं होता है। और ये जो होता है वो हाइपोथेटिकल फैक्टर बोला जाता है। ये है आपका हाइपोथेटिकल फैक्टर, और इसको जो है वो काउंट नहीं करते हैं। तो 13 12 आपको जो भी लिखा हो, लेकिन 13 आपको लेकर चलना है। और यहाँ पर सिंपल लिख दोगे कि इसका जो है वो काउंट नहीं होता है, तो नो काउंट। नेक्स्ट है 6 के बाद जब आप लोग देखोगे आपका होगा 7th। 7th जो है वो है बेटा आपको स्टेबल स्टेबल और प्रो कन्वर्टिन। स्टेबल और प्रो कन्वर्टिन, ये भी जो होगा वो आपका सिंथेसिस जो होगा वो लीवर में होगा। तो यहाँ पर 7th जो फैक्टर है स्टेबल और प्रो कन्वर्टिन, ये भी जो होगा वो सिंपल आप लोग लिखोगे सिंथेसिस इन लीवर। सिंथेसिस इन लीवर। नेक्स्ट जो आप लोग लोगे इसी फैक्टर में जो 8th होगा वो होगा एंटी हेमोफिलिक। यहाँ पर आपको सभी जो है वो याद रखना है बेटा। 8 पे आते हैं, एक सेकेंड। हाँ चलिए, यहाँ से जो नेक्स्ट देखेंगे तो आपका जो होगा वो लिखिएगा 8th होगा। और 8th जो फैक्टर है वो है आपको एंटी हेमोफिलिक। और एंटी हेमोफिलिक की जब बात करोगे तो इसको जो एब्रिविएशन यूज करते हैं वो AHF यूज किया जाता है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। इसकी जब देखोगे कि काम क्या है, तो इसका जो डेफिशिएंसी होता है वो कॉज करेगा हेमोफीलिया ए। तो सिंपल जो लिखोगे तो होगा इट्स डेफिशिएंसी कॉज हेमोफीलिया ए। हेमोफीलिया ए। अब ये जो है वो आपका जो कॉज करेगा वो हेमोफीलिया ए कॉज करेगा। अब नेक्स्ट जो देखोगे तो आपका जो है वो 9th जो होगा वो आपका फैक्टर है क्रिसमस बोलते हैं, या आप बोला जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो बोलोगे तो नेक्स्ट जो होता है वो आपका क्रिसमस। और इसी को जो बोलते हो वो होता है आपको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ये आपका जो होगा वो आपका 9th होगा। और इसको जो शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हो एब्रिविएशन वो होता है PTC। PTC का मतलब हो गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। इसका जो होगा बेटा तो इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो कॉज करेगा हेमोफीलिया बी। तो सिंपल लिखिएगा डेफिशिएंसी कॉज हेमोफीलिया बी। ये आपको सारे फैक्टर्स बेटा रटे होना चाहिए, तभी आप लोग जो है ब्लड क्लॉट जो है वो अच्छे से समझ सकते हो। इसमें जब नेक्स्ट देखोगे आपका जो 10th होगा वो होगा स्टोर्ड पावर फैक्टर। स्टोर्ड पावर फैक्टर। इसमें जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा ये भी आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इन लीवर। तो ये चीज याद रखोगे। नेक्स्ट जब बात करेंगे आपका जो होगा वो होगा 11th। 11th जो है बेटा वो है आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे एंटीसीडेंट। और जिसका शॉर्ट फॉर्म जो यूज करोगे एब्रिविएशन जो यूज करोगे PTA, यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट। ये जो कॉज करेगा बेटा अगर यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी जो कॉज करेगा वो हेमोफीलिया C कॉज करता है। तो सिंपल होगा डेफिशिएंसी कॉज
हेमोफीलिया, हेमोफीलिया सी, ठीक है, यहाँ पर हेमोफीलिया सी करेगा। नेक्स्ट जब देखोगे तो 11 हो चुका है, आपका जो होगा लास्ट, सेकेंड लास्ट जो है वो आपका 12th है। 12th जो होगा वो होता है हेगेमैन, और इसी को जो बोलते हैं वो आपका सरफेस फैक्टर बोला जाता है, हेगेमैन और सरफेस फैक्टर। अब इसका जो देखोगे तो ये जो होता है वो एक्टिवेट होगा जैसे ही स्किन के कांटेक्ट में आता है, ये आपको एक्टिवेट हो जाता है। तो सिंपल लिखोगे यहाँ पर गेट्स एक्टिवेटेड, गेट्स एक्टिवेटेड ऑन कांटेक्ट विद स्किन सरफेस। जैसे ही स्किन सरफेस के कांटेक्ट में आएगा ये आपको एक्टिवेट हो जाता है। लास्ट जब देखोगे जो हमारा 13th है, ये है आपका फिब्रिन, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग, और इसी को जो बोलते हैं वो बोला जाता है लॉकी लोवांड। तो लॉकी लोवांड ये जो होगा वो आपका रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो आपका रिलीज होगा वो आपको ब्लड प्लेटलेट से रिलीज हो जाता है। और एक चीज जो है इसके बारे में याद रखोगे कि ये जो होता है वो आपका इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर आप लोग जब सिंपल देखोगे तो यहाँ पर आपको 13 के 13 जो हमारे फैक्टर्स है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पर लिखा गया है। 13 टोटल है, एक को काउंट नहीं करते हैं, वो है आपको 6 नंबर। तो एक बार इसको आप लोग देखो, और ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे जो है हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट होता है। तो वो सारे फैक्टर्स वहां पर हमको देखना है, जिसमें आप लोग बोलोगे कैस्केड मैकेनिज्म। एक बार ये देख लीजिए। फिर जो नेक्स्ट है